बहुत से बिजनेसेस न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। बट आपके पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिससे आप अपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और वो गोल्ड माइन है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अगर आप चाहें तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही आपकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम बिजनेसेस वहाँ पे फोकस नहीं करते। तो हम लोग आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ वीरेश और निकिता हैं इस डिस्कशन में। तो आप दोनों मुझे बताइए कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो किस किस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ा सकता है। ओके, तो वीरेश आप बताओ कि फर्स्ट फैक्टर क्या होता है। सर, फर्स्ट फैक्टर तो ये होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वही आपको रिपीटेड ऑर्डर्स देते रहें आपके बिजनेस में। हाँ, दैट मीन्स कि वही आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हीं की आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, राइट, या वो सेम प्रोडक्ट को बार बार ले रहे हैं, राइट। बिल्कुल। तो आपका वो रिपीट ऑर्डर काउंट होगा बिल्कुल। और उससे आपका सेल्स इंक्रीज होता है, और राइट। और दूसरा फैक्टर निकिता आप बताओ। सर, दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर ही आप मतलब अपने रेफरल देकर अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन्स को, मतलब उस तरीके से भी वो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज कर सकता है। तो आपके पास दो तरीके हैं आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस जनरेट करने का, सेल्स बढ़ाने का। फर्स्ट इज आपका रिपीट ऑर्डर्स एंड सेकंड इज द रेफरल ऑर्डर्स, राइट। अब ऐसा क्या सिचुएशन है कि आपका कस्टमर आप ही को रिपीट ऑर्डर भी दे, यानी कि वो खुद भी आप ही से आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स परचेज करता है और वो बाकियों को भी रेफर करता है, तो ऐसा सिचुएशन कब आता है? सर, उसका कस्टमर एक्सपीरियंस अगर बहुत अच्छा है आपके साथ, या वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से मतलब हाईली सेटिस्फाइड है, तो तब मतलब वो इस कैटेगरी में आता है कि वो आगे रेफ़र करता है और आपका एक लॉयल कस्टमर बन के रहता है। बिल्कुल। तो इनको इंडिविजुअली समझना चाहिए कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कब होता है? जैसे अब मान लीजिए कि मुझे किसी कंपनी से किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? ओके, सो मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है या लो है या मॉडरेट है। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं आपके साथ आगे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करने जा रहा हूँ या आई एम गोइंग टू डिसकंटिन्यू द रिलेशनशिप, राइट। सो वीरेश, व्हाट इज द फैक्टर विच वुड एनहांस योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल? There are a lot of factors, but if we go step by step, then like first of all, customer तभी आपका satisfy होगा जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी सर्विसेज हैं आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। या कह सकते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट्स मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए हमारे पास कि हमारे पास जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के और उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है, राइट, वो जैसा सोच के गया था और उसको वैसा ही सर्विस मिलती है या सेम प्रोडक्ट उसको मिल जाता है जो उसका, जिसके बारे में उसने एक अपनी एक्सपेक्टेशन बना रखी थी कि मुझे ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, राइट। तो पहला आपके पास पॉइंटर क्या आ गया? रिक्वायरमेंट्स, आपका प्रोडक्ट या सर्विस एज पर एक्सपेक्टेशन, राइट। देन व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज प्राइस। हमें प्राइस पे भी फोकस करना होगा। जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भले ही अलग अलग हों, बट एज पर दी रिक्वायरमेंट्स बजट भी अकॉर्डिंगली ही होता है। तो हमें क्लाइंट से ये समझना होगा उन्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली, और उस प्राइस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपका प्राइस जो है ना वो कस्टमर की रेंज के बियॉन्ड है, ओके, और बाद में उसे लगता है कि मुझे प्राइस ज़्यादा चार्ज किया गया, तो भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डाउन जाता है, लो हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है कि कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि आई हैव गॉट द बेस्ट डील। यस, राइट, बजट फ्रेंडली। तो आपका इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कस्टमर को कभी भी ये ना लगे कि मैंने ये डील में कुछ लूज़ किया है, राइट, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या निकिता आपको लगता है? सर, सेम लाइक क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है उसकी, कि अब कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट तो ले लिया, बट लेकिन वो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वैसे ही उसका वो हमारे पास रिटेन होके नहीं रह पाएगा और उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा और हम एक अपना पोटेंशियल कस्टमर हम ऐसे लूज़ कर सकते हैं। ग्रेट। तो सबसे पहला फेज़ क्या हो गया कि हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा
प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. सेकंड इज द प्राइस, राइट, एंड थर्ड वन इज द क्वालिटी. ओके, so after this, once we have worked on our services and products, now what is the next thing which would come into place? That is customer experience. Okay, so now what is customer experience कि आपके साथ उसको कैसा मतलब उसने महसूस किया, उसका पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ उस रिलेशनशिप में क्या रहा. अगर कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लो होगा. कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई करने के लिए उसका एक्सपीरियंस भी बेटर होना चाहिए. ओके, तो अब उस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बेटर बनाया जा सकता है. तो लेट अस स्टार्ट. निकिता, आप बताइए. सर, कस्टमर एक्सपीरियंस को आप इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कस्टमर को ग्रीट बहुत प्रॉपर्ली करना चाहिए. एक वार्म वेलकम के साथ जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसको एक वार्म वेलकम के साथ आपको उसको अटेंड करना चाहिए. मतलब टोटल उसको प्रॉपर फोकस करना चाहिए उसके ऊपर, कि ये नहीं कि अगर वो आपके पास 10 बार आया तो आपको हाँ ठीक है जानते तो हैं. हाँ, मतलब और अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि न्यू कस्टमर्स का वेलकम तो अच्छा करते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसको अटेंशन कम देते हैं, है ना. और हमारा फोकस क्या है कि हमारे को बिजनेस किससे देना है? एग्जिस्टिंग कस्टमर से, राइट. तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपको उनका वार्म वेलकम करना है और उनको अटेंशन देनी है. ठीक है, ताकि उन्हें लगे कि ये पूरा टीम मेरे पे फोकस्ड है और बेशक आप बार बार उनके पास जा रहे हैं, राइट. तो उसके बाद जब आपके पास एक कस्टमर आ गया तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ से स्टार्ट होता है ना. जब वो आपके साथ फर्स्ट टाइम बातचीत शुरू करता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज कि उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आपको समझना है. रिक्वायरमेंट एनालिसिस कई बार चैलेंजिंग होता है, कई बार सिंपल होता है और कई बार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं. देखिए, जब कस्टमर को अगर अपने रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर मालूम है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, ओके, सो दैट मीन्स वो कस्टमर ऑलरेडी अपना आपको बताएगा कि मुझे इस तरीके की चीज़ें चाहिए. ओके, बट जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपको उससे इन चीज़ों को समझना पड़ेगा. यू विल हैव टू आस्क योर कस्टमर कि वो किस लेवल पे है, राइट. लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल्स ऑफ क्लैरिटी अबाउट द रिक्वायरमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट लेवल इज़ वेरी हाई वेयर ही नोज ईच एंड एवरीथिंग. लाइक अब आप टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की बात करो तो कई लोग आते हैं, उनको पता होता है कि मुझे इतना ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मेरे लैपटॉप में, उनकी क्लैरिटी क्लियर है. अब बहुत से लोग होते हैं उनको ये चीज़ क्लैरिटी नहीं होती कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस क्या होगा. ओके, सो आपको वहाँ पे उसकी इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, उसे एजुकेट करना है. जैसे कई लोग आते हैं कि सर मुझे लैपटॉप चाहिए या मुझे मोबाइल चाहिए, ओके, या मुझे कोई और सर्विस चाहिए आपसे. ठीक है, वो लोगों को आप सर्विस कैसे दोगे, उनको अपनी एग्जैक्ट टेक्निकल चीज़ों का पता नहीं होता है. बिल्कुल, राइट. अब कोई जाएगा कहेगा जी मुझे अपनी मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट पड़ी है, मैं कहाँ करना चाहता हूँ, तो उसको मालूम नहीं है कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, राइट, बैंक एफडीज क्या होती हैं, या इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में करेगा तो इंश्योरेंस में किस तरह के प्लान्स होते हैं. तो वो कस्टमर है जिसके पास जिसे रिक्वायरमेंट है, मगर रिक्वायरमेंट के बाद वो उस रिक्वायरमेंट को किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को उसे देना चाहिए उसके साथ वो अलाइन नहीं कर पा रहा है. तो ये एक चैलेंज होता है जहाँ पे हम अगर उसको कंफर्टेबल कर देते हैं और हम उसे एजुकेट करते हैं एंड वी मेक हिम कंफर्टेबल कि वो अपना डिसीजन आराम से ले पाए. लाइक उसकी हेल्प करें, उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, ताकि उसको डिसीजन लेना आसान हो जाए. तो उसका एक्सपीरियंस बहुत आसान होता है. अब उसे टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता, उसे कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पता. तो आप बताइए कि आप पूछिए कि आप क्यों यूज़ करना चाहते हो, क्या पर्पज़ है आपका पर्पज़ क्या है, राइट. आपको किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए. तो आप फिर सिमिलर वो प्रोडक्ट या सर्विस दो जिसे उसका एंड ऑब्जेक्टिव मैच होता हो, फुलफिल होता हो. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट. एंड आफ्टर दैट देन व्हाट कम्स नेक्स्ट. आफ्टर दैट से प्राइस पार्ट कम्स. प्राइस में क्या रहता है, जैसे रिक्वायरमेंट्स तो मैच हो गई, बट कई कस्टमर्स, अब मोस्टली कस्टमर्स का ये होता है कि उनको नेगोशिएशन करके बहुत मतलब एक फील होता है कि आई नेगोशिएटेड और मैंने इतना ऑफ ले लिया इस प्रोडक्ट से.
तो हमें क्या करना होता है कि कस्टमर की हमें सुननी पड़ती है कि ठीक है आप इतना नेगोशिएट करते हो तो वी कैन गिव यू दिस डिस्काउंट ऑन दिस सेम। तो उससे क्या रहता है कि कस्टमर भी हैप्पी रहता है, वो भी सेटिस्फाइड होता है कि हाँ मैंने इतना प्राइस बताया एंड दे गेव मी दिस नेगोशिएबल प्राइस। तो इस पे हमें थोड़ा सा प्राइस पे भी वर्क करना। हाँ, क्योंकि देखिए प्राइस पे हमने पहले भी बात करी है प्रोडक्ट के प्राइस पे, बट यहाँ पे ये वाला जो हम प्राइस का फैक्टर डिस्कस करें, ये उसका कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए आप करो। बिकॉज कभी भी जो कस्टमर होगा उसे ऑफर्स अच्छी लगती हैं, बिल्कुल, है ना, उसे लगता है कि नहीं यार मैंने ये डील विन की है। करेक्ट, उसके लिए विन विन डील बनाने के लिए। तो उसको लगना चाहिए कि नहीं आई एम द विनर, मैंने इस कंपनी से बहुत अच्छे प्राइस पे ये दिया है और इन्होंने मुझे अपना मार्जिन कम करके मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विस दी है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि आपने कुछ उसके लिए खोया है, आपने कहीं पे अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो वो आपका एक रिलेशनशिप बनता है, वो आपका उसके एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। यस, राइट। तो ये एक फैक्टर होता है। उसके बाद निकिता क्या नेक्स्ट हो सकता है? उसके बाद सर ये होता है कि अब जब एक्चुअल उसने हमसे प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसने हमसे लिया है, फिर उसके बाद होगी सर डिलीवरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो चीज़ें टाइमली उसको जब हम सर्विस, क्योंकि ये टाइम है उसको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने का, तो वो उसको बहुत स्मूथली प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर डिलीवरी की हम बात करते हैं तो एक वो हैसल फ्री डिलीवरी हमें उसके लिए मेक श्योर करनी चाहिए। इवन वो टाइमली उसको प्रोडक्ट मिले, उसके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें, जैसे पैकेजिंग हो गया आपका, कि वो चीज़ें सब कुछ उसको बहुत अच्छे से और स्मूथली उसको मिलना चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो होता है ना, आप देखते हो कि जब आप ही कहीं पे जाते हो, ठीक है, और आपको वेट करना पड़ रहा है, करेक्ट, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। अब आप किसी होटल में गए हो, यू आर हंग्री, यू वांट टू हैव फूड, इमीडिएटली यू हैव ऑर्डर्ड योर फूड, यू हैव नॉट डिसाइडेड अबाउट प्राइस एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो इरिटेट हो गया, तो उसका पूरा जो आपने अभी तक एफर्ट किया था वो खत्म हो गया, राइट। आपने उसको वेट करवाया, अननेसेसरली डिले किया आपने डिलीवरी प्रोसेस को, ठीक है, या आपने वो डिलीवरी प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि उसे पहले ये डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा, टोकन लेने होंगे, ये सब होगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपको इस पॉइंट पे भी अपने बिजनेस में काम करना चाहिए, बिल्कुल, ओके। सो यहाँ तक तो आपका हो गया कि आपका कस्टमर अब आपका दोबारा जब ऑर्डर दिया है तो उसने आपसे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट होती है दैट इज़ कस्टमर का फीडबैक, ओके, कि कस्टमर का आपने एक ओपिनियन भी जानना ज़रूरी है कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, इज़ ही एक्चुअली सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज, उसका कौन से एरियाज़ में था जहाँ पे उसे लगता है कि नहीं ये यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो पाया, ओके। ये ज़रूरी होता है कि कस्टमर आपको अपना बताएगा कि मुझे इस लेवल पे जो था वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, मे बी चाहे वो आपका किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ के साथ डीलिंग है, या आपका सर्विस में कोई इशू है, राइट, या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। और फीडबैक सभी कंपनीज देती हैं, ठीक है, लेकिन फीडबैक के बाद आपको उसकी सजेशंस भी देनी चाहिए। सजेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप किसी को कहते हो कि मुझे सुजेस्ट कीजिए कि हाउ कैन आई बिकम बेटर, हाँ, है ना, या मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसको क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंस जो हर कोई चाहता है। अगर मैं आपको इम्पोर्टेंस देता हूँ तो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरी वैल्यू कर रहा है, बिल्कुल। और रिलेशनशिप्स तभी चलते हैं अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो, है ना। और उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ जो इसी प्रोसेस का पार्ट है कि अगर उसने आपको सजेशन दी है या इवन कंप्लेंट्स भी करी है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से वेबसाइट्स पे आप रिव्यूज़ दे सकते हो जी, ओके। और वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बिजनेसेस उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, बिल्कुल।
और वो सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरा स्कोर अच्छा चल रहा है, 4.7 है, तो इवन 4.7 इज गुड, बट व्हाई नॉट 5? करेक्ट, राइट? सो व्हाई यू आर एट 4.7? सो व्हाई कुडंट यू गेट द 5 कंप्लीट स्कोर? तो आपका वहाँ पे कौन से इश्यूज थे, आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, उन कस्टमर से बात कीजिए। हो गया कि ठीक है इस वक्त तो उनका नहीं था सेटिस्फेक्शन लेवल, बट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। तो जितना आप अगर कस्टमर से लर्न करोगे उतने अपने बिजनेस को बेटर बनाओगे। राइट, मीन्स हमें उनकी मतलब उनके रिव्यूज़ को नेगलेक्ट नहीं करके चलना चाहिए। रिव्यूज, सजेशंस एंड कंप्लेंट्स, तीनों पे आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, मान लो कोई आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो यू गो बैक टू योर जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है। सो काफ़ी टाइम क्या होता है कि वो लोग आपको प्रायोरिटी नहीं देते, वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वी विल हैंडल दिस थिंग लेटर। तो लेटर अगर आपने बोल दिया कि वी विल टॉक अबाउट इट लेटर या समथिंग, तो कस्टमर के बाद वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर सोचता है कि मुझे इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, बट मेरा ऑर्डर या मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं निकला और उस पर अब मुझे सपोर्ट्स नहीं दी जा रही, तो वो चीज़ें बहुत एक मैटर करती हैं किसी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हमें उस चीज़ पे फोकस होना पड़ेगा कि अगर आपने प्रोडक्ट दिया है तो उसके बाद आप उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करो। सपोर्ट भी प्रोवाइड करो, और मुझे तो ये भी लगता है विनेश कि अगर आपका रिफंड पॉलिसी अच्छी है, यस, है ना, तो आप क्या करो, अगर एक कस्टमर डिससेटिस्फाइड है विद योर सर्विस इवन, आप उसको विदाउट चार्जिंग एनी एडिशनल मनी यू गिव हिम न्यू सर्विस, राइट? और अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि आपको रिफंड करना भी पड़ रहा है, यू डू दैट, यू शुड डू इट, बिकॉज अगर आप उस पर नहीं करोगे तो वो बहुत जगह पे नेगेटिव आपके बारे में बात करेगा, ठीक है? right. और अगर आपने एक कस्टमर का, ऑब्वियसली यू हैव टू नो दैट वेदर द रीज़न इज जेन्युइन और नॉट, बट इफ द रीज़न इज जेन्युइन तो इसमें कोई लॉस आपका नहीं होने वाला अगर आप उसका अमाउंट रिफंड कर देते हैं और आप अपने उस प्रोडक्ट पे उसको या सर्विस पे कॉम्पनसेट करते हो। लाइक आपकी आफ्टर सेल सर्विस स्ट्रांग होनी चाहिए, एक लाइक टाइमली होनी चाहिए ये सारी चीज़ें भी, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको लेंदी प्रोसेस बना दो कि बहुत लेट आप ये सब करो, ये भी आपका कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब ख़राब करता है ये चीज़ें। राइट। और एक ये कस्टमर एक्सपीरियंस आपका जो है ये ही है जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल एनहांस करता है, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत से बिजनेसेस करते हैं, नंबर 1 जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वो नए कस्टमर्स को ज़्यादा फोकस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कम देते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में भी कैटेगराइज कर देते हैं उनकी प्रायोरिटीज को। बिल्कुल। ओके, दे प्रायोरिटाइज कि ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर है, ये सेकंड लेवल प्रायोरिटी कस्टमर है, ये थर्ड लेवल प्रायोरिटी कस्टमर है, राइट, इवन विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब आप बहुत सी जगह पे, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बहुत से बैंक्स में देखा होगा कि वहाँ पे होता है कि ये हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं। बिल्कुल। ओके, या बहुत और ऑर्गेनाइजेशन में ये एक कल्चर है कि आप उनको स्पेशल फील करवाने के लिए, उनको इम्पोर्टेंट फील करने के लिए आप उनको एक अलग कैटेगरी में दे देते हो। बिल्कुल। कि आप हमारे एलीट कस्टमर हो, आप हमारे प्रायोरिटी कस्टमर हो, क्लासिक कस्टमर हो, यू हैव क्रिएटेड डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। बट अगर आप बात करते हो कि कस्टमर साइकोलॉजी की, तो कोई भी इंसान कभी भी अपने आप को किसी एक कैटेगरी से पिछली कैटेगरी में, लोअर कैटेगरी में आना पसंद नहीं करता। बिल्कुल, राइट, राइट। सो दैट मीन्स कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को हैप्पी करने के लिए उनसे ज़्यादा क्योंकि वो आपको ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, उनका आपको सेल ज़्यादा होता है, राइट, आपने उनको एक अलग कैटेगरी में बिठा दिया, एक अलग क्लास में बिठा दिया। बट जो कस्टमर आपसे कम परचेज करता है, तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है ना कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करता है कि वो आपसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ले रहा है, बट वो आपका लॉयल कस्टमर तो है, तो आप कैसे उसकी प्रायोरिटी को डिफरेंट कर सकते हो? जी, हम उसको लाइक हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और आपके कल्चर में, आपके एथिक्स में, आपके प्रिंसिपल्स में कहीं पे भी कस्टमर को डिफरेंट कैटेगरीज में प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। आपके लिए हर कस्टमर आपका प्रायोरिटी कस्टमर होना चाहिए,
राइट। कभी इस तरीके से कैटेगराइज मत करो कि आप हमारे स्पेशल कस्टमर हैं, आपको हम ज़्यादा टेंशन देंगे और क्योंकि आपका रेवेन्यू या आपकी सेविंग्स हमारे पास कम है तो हम आपको कम इम्पोर्टेंस देंगे। ऑब्वियसली उसी के बेस पे आप सर्विसेज को भी आपने कैटेगराइज किया होता है। बिल्कुल। कि अगर आपका वो प्रायोरिटी कस्टमर है, रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा आपको, आपके घर पे सर्विसेज मिलेगी, ऑन कॉल सपोर्ट मिलेगा, बट नॉर्मल कस्टमर के लिए चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ें बिल्कुल हमें फोकस रखनी चाहिए। करेक्ट। ओके। सो अभी जो दो चीज़ें जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में किया था कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से दो तरीके से बिजनेस आता है, जी, राइट, रिपीट ऑर्डर्स और रेफरल। और ये दोनों तब आते हैं जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका लेवल हाई है, तो उस पर कैसे हाई करना है उस पर हमने डिस्कशन कर लिया, राइट। अब हम लोग कैसे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट ऑर्डर्स देंगे, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो निकिता आप बताओ कि रेफरल ऑर्डर्स अगर आपको लेने हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर से तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर, रेफरल ऑर्डर्स के लिए हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लाइक रेफरल डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं कि मतलब अगर वो आगे रेफ़र करते तो हम इतने सम परसेंटेज लाइक हम उनको दे रहे हैं कि आपको आपके नेक्स्ट ऑर्डर्स पे आपको इतना % डिस्काउंट्स मिलेगा। जी, तो ये उनके लिए भी एक विन विन डील जैसा हो जाता है और वो आगे भी रेफ़र करने के लिए अगर वो हमसे अच्छे से सेटिस्फाई हैं वो ज़रूर आगे वो चीज़ें रेफ़र करते हैं। राइट। और इसके लिए आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। करेक्ट। यस, राइट। और कम्युनिटी बिल्ड करने का क्या पर्पस होता है? व्हाट इज़ अ कम्युनिटी इन द बिजनेस? इट्स अ काइंड ऑफ अ फैमिली, राइट। करेक्ट। आपने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया ऑफ योर कस्टमर्स, ओके। सो आप वो वहाँ पे उस कम्युनिटी के थ्रू जो है वो कम्युनिटी ग्रो होती है जी, बट वो कम्युनिटी का खुद का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होना ज़रूरी है जी। और वो लोग चाहेंगे कि बाकी लोग भी उस कम्युनिटी का मेंबर बने। बिल्कुल। इवन वो कम्युनिटी आपको ऐसे भी हेल्प कर सकती है कि लाइक आपको जो एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो उससे भी आप उसके लिए भी आपको बहुत हेल्प मिलती है उस कम्युनिटी के ज़रिए। एंड इवन आप अपने न्यू प्रोडक्ट्स को भी वो कम्युनिटी के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप मतलब अच्छे से जान सकते हो कि आपको कब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कब आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आपको कम्युनिटी बनाना एक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि बहुत से सोशल मीडिया में ग्रुप्स होते हैं जो एक कम्युनिटी की तरह वो काम करते हैं। कम्युनिटी है, ग्रुप है, या वट एवर टर्म यू वांट टू यूज, दैट्स अप टू यू टोटली। बट वहाँ पे क्या होता है कि वो दे कैन सेंड रिक्वेस्ट टू अदर पीपल टू जॉइन दैट ग्रुप। करेक्ट। ओके। सो उसके थ्रू क्या होता है कि वो एक मेंबर जो है कम्युनिटी का वो और नए मेंबर्स को उसमें ज्वाइन करवाता है, इंक्लूड करवाता है। तो आपका जो अगर एक सेटिस्फेक्शन इस कस्टमर का हाई है, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है, तो वो बाकी लोगों को भी आपके ग्रुप में या आपके कम्युनिटी में ज्वाइन करवाएगा, राइट। और आपको आपके एक फैमिली का हिस्सा बनाएगा। बेसिकली कम्युनिटी इज अ फैमिली, राइट। अब यहाँ से आप उनको नई ऑफर्स दे सकते हो। डेफिनेटली रेफरल बिजनेस दो, उनको अपना पार्टनर बनाओ अपने बिजनेस का, कि अगर आपका बिजनेस उनके थ्रू ग्रो हो रहा है तो उसका रेवेन्यू का या प्रॉफिट का परसेंटेज उनको भी जाना चाहिए जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, राइट। और ये तो हो गया हमारा पार्ट कि हम रेफरल बिजनेस एग्जिस्टिंग कस्टमर से किस तरीके से ले सकते हैं। बट अगर आपको रिपीट ऑर्डर्स लेने हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी विदेश? जैसे जब हमारा कस्टमर कोई बन जाता है तो उनसे इन टच हमें रहना होगा। हमारे जो भी सर्विसेज हैं, न्यू ऑफर्स हैं, उन्हें हम व्हाट्सएप के थ्रू, उन्हें कॉल्स के थ्रू हम उनको बता सकते हैं कि सर वी हैव अ न्यू ऑफर फॉर यू, दिस डिस्काउंट फॉर यू, दिस पर्टिकुलर कूपन कोड फॉर यू विच यू कैन अप्लाई विद अस फॉर अ न्यू ऑर्डर। सो उस तरीके से कस्टमर हमारे साथ एंगेज होगा और नए ऑर्डर्स प्लेस करेगा। रिपीट ऑर्डर्स के लिए देखिए, अब रिपीट ऑर्डर वो तब देगा दो तरह से कि एक आपका कोई नया प्रोडक्ट आया, ओके। अब आपका नया प्रोडक्ट आया बट उसको मालूम ही नहीं है, बिल्कुल, ही डजंट नो कि आपके या आपके पास नई सर्विस ऐड ऑन हुई है या आपने कोई फैसिलिटी ऐड करी है,
तो आपको अपने कस्टमर को अपडेट रखना है अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन योर बिजनेस. ओके, even if some new person has joined on a very important role of your organization, you have to update him. Okay, उससे क्या होता है, उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो बिजनेस है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ नया होता है, और वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन में रहते हैं, एक रिलेशन आपका बिल्ड रहता है. अभी क्या है कि आपने बताया कि नहीं, मैंने अभी ये नई सर्विसेज ऐड ऑन कर दी हैं, आप एक पर्टिकुलर सर्विस लेके गए थे, बट अब हमारे पास ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज है. हो सकता है उसे उन नई सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो वो आपके पास आएगा और आपको रिपीट ऑर्डर देगा. ओके. दूसरा, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज के बारे में भी, मान लीजिए आपकी सर्विसेज एक्सपायर होने वाली हैं और आप उसे टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, तो वो आपको रिपीट ऑर्डर नहीं देगा. तो आपने देखा है कि बहुत सी सब्सक्रिप्शन जब आपने दे रखी होती हैं, चाहे आपको मोबाइल रिचार्ज की नोटिफिकेशन आती हैं ना, ठीक है, आपका इंश्योरेंस का आता है कि आपका ये एक्सपायर होने वाला है पैकेज, कोई भी पैकेज आप ले दो, तो आपको वो कंपनी पहले से ही चेंज करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, क्यों चाहते हैं कि आपका वो रिपीट ऑर्डर उस पर्टिकुलर सर्विस का आपका आता रहे. उसी तरह आप प्रोडक्ट्स में कर सकते हो. मान लीजिए, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका मोबाइल स्टोर है, राइट, और आपने मोबाइल परचेज किया है, तो अब आप उसे नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हो कि अभी 4G था, 5G आ गया है, 5G से ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, राइट. तो वो क्या करेगा कि वो सेम प्रोडक्ट का आपसे नया प्रोडक्ट ले लेगा, सेम या आपकी सेम सर्विस जो अब बेटर हो चुकी है वो आपसे परचेज करेगा, राइट. और उसे ये भी बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सर्विस के बिना आपको ये चैलेंजेस आ सकते हैं. मे बी अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो आपसे वो एक रेमेडी दे रहा है, थेरेपी देता है, ट्रीटमेंट देता है, तो कुछ टाइम से वो नहीं आ रहा है, तो आप उससे पूछिए कि आपका अभी हेल्थ इश्यूज कैसे चल रहे हैं. ओके, तो आप कस्टमर से इन टच रहिए सो दैट उससे आप एग्जिस्टिंग रिपीट ऑर्डर्स दे सकते हैं. ओके. वो एक रिलेशनशिप जो है वो हमेशा आपको एक टाइम मतलब मेंटेन करके चलना चाहिए. बिल्कुल. और तो इसलिए अब आई थिंक हमारे सभी पॉइंट्स कवर हो चुके हैं जहाँ पे हम लोग इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, और हम सभी एक अपने बिजनेसेस में नोट डाउन कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा. हाँ जी. है ना. और दोनों चीज़ों पे फोकस कीजिए, रिपीट ऑर्डर्स पे और रेफरल ऑर्डर्स के ऊपर. और आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं, दे आर रियली वैल्यूएबल, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए. नए कस्टमर्स भी आपके आएंगे, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दीजिए, मगर कभी भी नए रिलेशन के लिए पुराने रिलेशन को नहीं छोड़ना चाहिए. बिल्कुल.